Hello friends. Hi friends, and welcome to this fresh new episode of Hidden Truths. तो again we have with us Pavneet sir जी, right? और बड़ी interrogation करता हूँ मैं इनकी आपके लिए, ठीक है ना? तो I hope the information that he gives will prove to be very worthy insofar as valuable for your examination. That is the whole point of this exercise, right? अच्छा, ये आजकल के टर्म्स में हालांकि सुन तो ये टर्म मैं बहुत देर से रहा हूँ, बट इसके ऊपर मैंने ज़्यादा कुछ इन्वेस्टिगेशन की नहीं, तो मैंने कहा मैं क्यों करूँ, जब मेरे पास जो सबसे बड़ी खान है इस आईआर के रिलेशन आईआर के ऊपर जो नॉलेज रखता है, तो उसी से पूछ लेते हैं। अच्छा, वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग टुडे अबाउट अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एक्सीडेंटल वॉर, राइट? समझ आ गई ना बात? एक्सीडेंटल वॉर की एक एक्सीडेंट हो गया, किसी की कोई इंटेंशन नहीं थी वॉर करने की, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 भी एक एक्सीडेंटल एपिसोड था, उसके कारण ही स्टार्ट हुई थी। तो ये एक्सीडेंटल वॉर क्या होती है और इंडिया पाकिस्तान के अंदर ये इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, तो दो पार्ट्स में इस वीडियो को कर रहे हैं। इसी वीडियो में हम मतलब जो इनको दो सेपरेट टॉपिक्स की तरह डिस्कस करेंगे, राइट? तो पनीर जी पहले तो ये बताइए कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है एक्सीडेंटल वॉर का? सर, एक्सीडेंटल वॉर का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक ऐसी लड़ाई छिड़ जाए जिस लड़ाई को छेड़ने के लिए एक पार्टी डिलिबरेटली कोई ऐसा एक्ट करना नहीं चाहती थी, ओके, पर गलती से कुछ ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से दूसरी पार्टी ने ये परसीव कर लिया कि मेरे ऊपर ये आक्रमण है, मेरी सोवरेनिटी का वायलेशन है, और इसकी वजह से दोनों देशों के बीच में नंबर 1 लड़ाई हुई। ठीक है। और दूसरा इसका एक पर्सपेक्टिव स्कॉलरशिप लेवल पे दिया जाता है सर, वो ये कहा जाता है कि कई बार एक स्ट्रेसफुल सिनेरियो में जब टेंशन ऑलरेडी बहुत हाई होती हैं, उस प्रोसेस के दौरान ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि लीडरशिप जो है एक देश की इस स्ट्रेस के माहौल में एक ऐसा निर्णय ले लेती है जिस निर्णय के कारण एक एक्सीडेंटली एक लड़ाई छिड़ जाती है। नहीं, निर्णय अगर लिया है तो फिर एक्सीडेंटल कैसे सर वो हो गया? नहीं, डिलिबरेट इसलिए नहीं हुआ सर क्योंकि उस टाइम पे भी मिसकैलकुलेशन हुआ लीडरशिप की तरफ से, क्योंकि लीडरशिप बहुत स्ट्रेस में थी और बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती थी, जिसमें से एक परिस्थिति पे उन्होंने ये कार्य किया। ओके, फाइन। तो दोनों केसेस में वो अनइंटेंशनली होती है, इसीलिए एक्सीडेंटल पहले लगाया जाता है। ठीक है, ये प्रीफिक्स करने का रीजन ये है सर, अदरवाइज हम इसको एक्सीडेंटल नहीं कहेंगे, फिर हम इसको आउटराइट वॉर। अच्छा, कैन वी इफ यू पुट इट इफ द स्टूडेंट्स नीड टू पुट दिस इन वर्ड्स, और मेरे को लगता है इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई दिस इज अ वॉर व्हिच इज अ रिजल्ट ऑफ नो डिलिबरेट एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ एनी पार्टी, राइट? ये अनइंटेंशनल था, एब्सोल्युटली, लेकिन इट्स बेसिकली ऑन अकाउंट ऑफ डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ द एक्शन, राइट, ऑन बिहाफ ऑफ बोथ द पार्टीज और मे बी वन ऑफ द पार्टी, है ना? राइट। परसेप्शन की एक सारा झगड़ा परसेप्शन सर, one aspect is कि it can be because of the faulty perception which may occur because of stressful situation in which the leadership has to take certain decisions. ठीक है। The second is कि यहाँ पर इस केस में it could also be caused because of incompetence of certain authorities. Okay. And incompetence led to an accidental non-deliberate act which ended up in becoming escalatory. ठीक है। So these are the two possibilities. This is how the scholars define the term accidental war. Okay. अच्छा, अब पीछे कुछ ऐसा भी हुआ था कि हमारा भी एक मिसाइल था ब्रह्मोस, हाँ जी, ब्रह्मोस, वो एक्सीडेंटली, उसी की बात कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान की टेरिटरी में गिर गया था कहीं जाके। हाँ जी, सिरसा से हुआ था सर, वो सिरसा में हमारे हरियाणा में वो मिसाइल डिप्लॉयड था। पाकिस्तान के जितने भी ये बाउंड्री एरिया है, अच्छा, सिरसा में, सिरसा हरियाणा में जो सिरसा है, तो वहां पर ये मिसाइल था और इनकॉम्पिटेंस कह लीजिए इंडियन एयरफोर्स की टेरिटरी थी वो, कि उसमें किसी ऑफिसर कैटेगरी का एक इनकॉम्पिटेंस हुआ जिसकी वजह से कुछ बटन दब गए एंड वो मिसाइल लॉन्च हो गया। मैं तो डर जाता हूँ इस बात से कि बटन दब गए, मतलब ये तो एक बड़ी, दिस शुड बी द इंस्ट्रूमेंट पैनल व्हिच इज देयर टू लॉन्च सच इंपॉर्टेंट आर्मामेंट्स, राइट? इट शुड बी सो सिक्योर, मल्टीपल लेवल ऑफ चेक्स होने चाहिए उसके ऊपर, तो ये भी हो सकता है। सर देखिए, डिलिबरेट तो नहीं था, फैक्ट ये है। दूसरा ये भी था कि सर एयरफोर्स के ऑफिसर्स की इनकॉम्पिटेंस थी जिसकी वजह से कुछ एरर हुआ एंड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच वो मिसाइल लॉन्च हो गया। बट इट वाज नॉट हैविंग एनी पेलोड। वो सिर्फ पेलोड नहीं था, उसमें ढांचा ही था, उसमें कोई डिस्ट्रक्शन नहीं था, कोई बॉम्ब नहीं था उसके ऊपर, कोई आर्सेनल नहीं था, खाली मिसाइल था, सिर्फ ढांचा था आपके लिए, मतलब खाली खोखा था जो लॉन्च हो गया। टेक्निकल इंक्वायरी भी गवर्नमेंट की तरफ से हुई और एयरफोर्स के जो भी वो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स ने उनको डिसमिस भी करके सस्पेंड करा, पहले फिर डिसमिस भी किया। पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सिबली रिस्पॉन्ड किया इसको लेके? पाकिस्तान ने भी सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मतलब वो चाहते तो इसको एस्केलेटरी बना देते, क्योंकि आफ्टर ऑल एक्सीडेंटल है। हमने तो तब तक नहीं बताया जब तक उन्होंने हमें नहीं प्रोवोक करके बोला कि ये तुम्हारे यहाँ से आया,
तो अगर हम लोग खुद ही पहले इसको एक्सेप्ट कर लेते कि हमारी तरफ से हुआ है ये, तब तो चीज डिफरेंट हो जाती। बट उन्होंने बोला, फिर हमने बोला कि हाँ हमारी वजह से हुआ है। हमें पहले कर लेना चाहिए, हमें पहले कर लेना चाहिए। और ये मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ सर, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान एक वोलेटाइल नेबरहुड है। बिल्कुल। और यहाँ पर दोनों एक न्यूक्लियर पावर्स हैं, और हमारे पास फिर भी एक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है जो हमने क्लियरली स्टैब्लिश किया हुआ है। पाकिस्तान का एक वेग न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है। तो पाकिस्तान किसी भी इस पर्सपेक्टिव को एक एस्केलेटरी एस्पेक्ट मान सकता है, क्योंकि सर पाकिस्तान का चाहे न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन रिटन नहीं है उसके, लेकिन जितने भी मिलिट्री लीडर्स हैं, आईएसआई के ऑफिसर्स हैं, जब उन्होंने कई बार बुक्स लिखी हैं और हम उन बुक्स को जब पढ़ते हैं तो उसमें वो थोड़े हिंट्स देते रहते हैं कि हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को किस पॉइंट पे एप्लीकेबल किया जाएगा। उसमें से एक चीज ये कई बार बोली जाती है कि इफ इंडिया ट्राइज टू स्ट्रैंगुलेट देयर एयर स्पेस और सेंड एन ऑब्जेक्ट इनटू देयर एयर स्पेस व्हिच में डैमेज देयर पॉपुलेशन एट लार्ज। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये आपको कह रहा हूँ कि अगर ये मिसाइल में पेलोड होता और गलती से ये लॉन्च होकर ऐसी जगह पे गिर जाता पाकिस्तान में, मियां चन्नू की जगह पे जहां पर वो गिरा, जिसको हम मियां चन्नू इंसिडेंट भी बोलते हैं, तो ये मियां चन्नू में अगर गिर जाता और वहां पे लॉस ऑफ लाइफ होता तो इट कुड हैव बीन हाईली एस्केलेटरी, इट कुड हैव एंडेड अप इन बिकमिंग, मैं कहूंगा, एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट हो जाता। ओके, अच्छा नहीं, अब जैसे ये हुआ है, राइट, एक हमारी, मेरे हिसाब से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमारी वैसे भी एक अंडरस्टैंडिंग है दोनों कंट्रीज में कि वी हैव टू गिव एडवांस नोटिफिकेशन ऑफ मेजर मिसाइल टेस्ट। ये हम देते हैं सर विद इन अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द बॉर्डर, ऐसा हाँ, मतलब अगर इस तरीके का कोई मिसाइल टेस्टिंग बॉर्डर के वहां पर होती है तो बायलैटरल लेवल पे अग्रीमेंट्स हैं डिफेंस मिनिस्ट्रीज के बीच में दोनों के। सिमिलरली हमारा जैसे चाइना के साथ भी एक अग्रीमेंट है मिसाइल को लेके नहीं, बट हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग विद रिस्पेक्ट टू ब्रह्मपुत्र रिवर। चाइना नहीं करता है, वो डेटा देता ही नहीं है हमें, वो हमारे को छोड़ देता कि तुम देखते रहोगे कितना पानी आ रहा है। बट इंडिया पाकिस्तान में चाहे आपस में ही दोनों देशों में बड़ी एग्रीमेंट हो, बट इस लेवल की मैच्योरिटी है कि हम लोग बायलैटरल एग्रीमेंट्स को थोड़ा सीरियसली लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी इज अ बिग एग्जांपल। मतलब आप सोचो सर कि चाइना का जो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ, उसमें हम कहते हैं कि भाई पिछले 45 इयर्स में जितने हमने कन्वेंशंस, ट्रीटीज और वो सब बिठाए थे, एग्रीमेंट्स, वी आर बैक टू 1988। I would not say we are back to 1988 with China. We are back to 62 now, sir. Oh my God. 62 पे हम लोग, because the situation is so volatile today with China कि चाइना ने सारे अग्रीमेंट्स वायलेट कर दिए वायलेंस करके गलवान वैली में। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान के साथ आप चाहे इंडस वाटर ट्रीटी देख लो, आप चाहे रिलीजियस साइट्स वाले अग्रीमेंट्स को देख लो, या करतारपुर देख लो, हमारे पास फिर भी दोनों देशों के बीच में एक इतनी मैच्योरिटी है कि हम जो डिप्लोमेटिकली अग्रीमेंट साइन करते हैं। एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर ये भी बताऊंगा क्योंकि अग्रीमेंट की बात हो रही है सर, एक स्पाइस स्वैप अग्रीमेंट भी है। दोबारा बोलना। स्पाइस स्वैप अग्रीमेंट है, जिसमें अगर कभी आईएसआई का कोई सीनियर लेवल का ऑफिसर या रॉ का कोई सीनियर ऑफिसर अगर कभी पाकिस्तान में पकड़ा जाता है, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाती है, तो इस अग्रीमेंट के तहत हम लोग 24 आवर्स में पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करके एक्सचेंज कर देते हैं। छोटे मोटे प्यादों की बात अलग है सर, की मतलब जैसे आईएसआई का कोई एजेंट कभी इधर पकड़ा गया, उधर पकड़ा गया। स्टूडेंट्स को ये टर्म समझ नहीं आएगी शायद, पर्सोना नॉन ग्राटा क्या होता है सर? सिंपल मतलब बिना डिप्लोमेटिक लैंग्वेज और टेक्निकल डिटेल में मैं अगर चाहूँ तो पर्सोना नॉन ग्राटा का ये मतलब होता है, ये डिप्लोमेटिक टर्म है, ये डिप्लोमेटिक टर्म है। इसका मतलब ये होता है कि आप इस टेरिटरी में अब रहने के लिए डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी लेके आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। अच्छा, एक साधारण लैंग्वेज में अगर आपको पीएनजी डिक्लेयर कर दिया जाता है, पर्सोना नॉन ग्राटा, तो आपको 24 घंटे से 48 घंटे या जितना भी टाइम दूसरा देश देता है आपको वो टेरिटरी छोड़ के वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो आपने क्लेम की थी, आपको वो विड्रॉ कर दी जाती है और आपको अपने टेरिटरी में वापस जाना पड़ता है। इससे सर किसी भी डिप्लोमेट के करियर पे कोई दाग नहीं लगता है, पर हाँ दोनों देशों के बीच में स्थिति जो है वो स्टेबल नहीं रहती। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीएनजी, मैं आपको कहूंगा कि सर साल में 100-200 बार एक्सरसाइज होता है। अच्छा, लेकिन ये मीडिया में कभी नहीं आता ही नहीं आएगा सर, क्योंकि ये जो स्पाइस स्वैप अग्रीमेंट है, पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया, स्पाइस एक्सचेंज हो गए और डायरेक्टली एक्सचेंज होते हैं सर। कई बार मतलब डायरेक्ट फ्लाइट्स भी जाती हैं लाहौर, कई बार डायरेक्ट इस्लामाबाद फ्लाइट्स भी जाती हैं जो कि मिलिट्री फ्लाइट्स होती हैं, दे आर नॉट दी सिविलियन एयरक्राफ्ट। सिविलियन अग्रीमेंट अभी नहीं है हमारा, तो ये चीज है। तो अग्रीमेंट्स को लेके इंडिया और पाकिस्तान में सर बहुत मैच्योरिटी है, सिवाय वो सीज फायर एग्रीमेंट के। सिवाय सीज फायर एग्रीमेंट के भी सर। सीज फायर एग्रीमेंट के पीछे भी जो रैशनल है वो ये है कि हमने जब से कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम अपनाया है SEIBMS बॉर्डर पे, LOC पे खास करके, तब से जो है सीज फायर के जो उल्लंघन होता है जो वो घटा भी है और इन्फिल्ट्रेशन भी घटा है। क्योंकि सर सीज फायर वायलेशन आइसोलेटेड तरीके से नहीं देखना, सीज फायर वायलेशन होता है इसलिए क्योंकि उसका एंड गोल जो है वो इन्फिल्ट्रेशन है, उसके कवर के अंदर कवर फायर। और सर दूसरी बात आप देखेंगे कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं होता, वर्किंग बाउंड्री पे नहीं होता, ये सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पे होता है। AGPL पे भी, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन पे भी नहीं होता। तो ये सिर्फ एक सेगमेंट में 750 किलोमीटर की होती है
और ये होती भी इसलिए कि कवर फायर दी जाती है जिहादियों को भेजने के लिए। पर जब से ये सीज फायर का मसला बहुत उठा है, एक पॉइंट ये भी है सर कि पाकिस्तान ने वो अब कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि सीज फायर वायलेशंस करने बंद कर दी है, क्योंकि अब उसने होम ग्राउंड टेररिज्म स्टार्ट कर दिया और इसके ऊपर हम लोग वीडियो बना चुके हैं, सेकुलर टेररिज्म के ऊपर। अच्छा, इसी एक्सीडेंटल वॉर पे एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि अब जैसे आपने बताया कि हमने पुराने वीडियोस में भी डिस्कस किया था ये कि पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, हाँ, तो उन्होंने काफ़ी जो रेडिकल जो ग्रुप्स हैं उनको नर्चर किया है। अब अगर द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट डजंट वांट इट, एज्यूमिंग कि मिलिट्री लीडरशिप आल्सो डज नॉट वांट इट, बट अ न्यूक्लियर डिवाइस falls into the hands of one of these groups which are nurtured, that groups goes out of control of the Pakistani political leadership and the army leadership, and it launches it on any country, let us say on us only. So will this also be treated as an accidental war? नो सर, इस केस में ये एक्सीडेंटल वॉर इसलिए नहीं कहलाएगी क्योंकि पहली बात यहाँ पर एक फर्क ये आएगा कि पाकिस्तानी मिलिट्री की जो लीडरशिप है उसने नर्चर करे प्रॉक्सी ग्रुप्स, पॉलिटिकल लीडरशिप ने नहीं करे। अगर मिलिट्री लीडरशिप कल को कोलैप्स कर जाती है इस एक्सटेंड पे आके कि ये प्रॉक्सी ग्रुप के हाथ में न्यूक्लियर वेपन आ भी जाता है, तो वो प्रॉक्सी ग्रुप मिलिट्री के कंट्रोल से ही चल रहा है। और आज की डेट में हमारी जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW, उसके बाद बहुत एविडेंस है कि पाकिस्तान आर्मी के कई अधिकारी रिटायर होने के बाद दे जॉइन दीज ग्रुप्स, दे आर ऑन देयर पेरोल्स। वो लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद के पेरोल्स में जाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, बकायदा 7 ट्रेनिंग होती है, तो उनको पूरा ट्रेन किया जाता है। अब आज की डेट में अगर वो प्रॉक्सी ग्रुप के हाथ में भी जाता है और वो प्रॉक्सी ग्रुप मान लीजिए जो ऑलरेडी इंडिया के ऊपर वॉर वेज करता हुआ आया है, हमें ब्लीडिंग बाय 1000 कट्स करता हुआ आया है, अगर उसने वो न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग किया, इंडिया विल ट्रीट इट एज एन अटेम्प्ट ऑफ वॉर। Okay. It will not be We will assume that this has the sovereign backing of the Pakistani state. Sir, because all these proxy groups are उन्होंने खुद ही बनाया, खुद ही बनाया, खुद ही तो बनाया। तो प्रॉक्सी ग्रुप जब सर प्रॉक्सी ग्रुप है क्या सर, वो बना ही स्टेट के सपोर्ट से। दैट इज व्हाई हम लोग बहुत पेक्यूलियरली जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में शब्द का प्रयोग करते हैं वो है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। यस, तो वो स्टेट स्पॉन्सर्ड मींस कि ये प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जो स्पॉन्सर्ड है और यही करेंगे, और अगर वो कर रहे हैं तो इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। तो यहाँ एक्सीडेंटल वॉर नहीं है सर। Right, students, I gained a lot of clarity today with respect to this concept of accidental war, and I certainly hope you also gained a lot of clarity as I did. That is all for today's video. Thank you. Thank you.